हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का 8वां प्रश्न पत्र। और दोस्तों, ये है आपका क्लास नंबर 5 और जिसका नाम है हिंसा कारण एवं निवारण। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं हिंसा का अर्थ, परिभाषा और इसके बाद हिंसा के प्रकार के बारे में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे हिंसा के कारण। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये जो भी हमारे नए प्रशिक्षु भाई बहन हमसे जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं उनसे बताना चाहूँगी कि इस चैनल के माध्यम से आपका सामाजिक अध्ययन विषय और हिंदी विषय पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। और ये आपका अब चल रहा है 8वां प्रश्न पत्र और साथ ही साथ आपका राजन सीरीज हिंदी विषय का, सामाजिक अध्ययन विषय का भी चल रहा है। तो आप अगर आपको ना पता हो तो आप अब लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आपके लिए चैनल के प्लेलिस्ट में भी लिंक अवेलेबल है। तो आपको जहाँ से भी स्टडी करनी है आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हिंसा के कारण, यहाँ पे देखिए, प्राणियों को चोट पहुंचाना क्या है? हिंसा है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा ही था कि हिंसा का अर्थ क्या होता है, यानी कि किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, बातों के द्वारा कष्ट या फिर किसी भी तरह से प्रताड़ित करना या शोषण करना एक हिंसा होती है। तो हिंसा से सदैव दूसरों को दुख होता है। मनुष्य क्यों हिंसा करता है, क्यों दूसरों को दुख देता है, इस पर विचार करके ज्ञानियों ने 3 कारण बताए। तो दोस्तों देखिए, हिंसा के कारण क्या क्या हैं। इसमें 3 कारण बताए गए हैं। इसमें देखिए, पहला कारण है क्रोध। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह एक भयंकर आवेग है एक तरह से। यहाँ पे मतलब क्रोध जब आता है ना तो लोग आवेश में आ जाते हैं। इस आवेग में मनुष्य सही गलत सब भूल जाता है और उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं तथा वह मारपीट करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। यानी कि जब किसी को गुस्सा आता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, खुद पर नियंत्रण खो देता है, उसको इतना गुस्सा आता है और इसी की वजह से क्या होती है, हिंसा हो जाती है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कारण है लोभ। लोभ है यानी कि लालच। दोस्तों, जब आर्थिक लाभ उठाने की आशा उत्पन्न होती है तो मनुष्य हिंसा करने के लिए आतुर हो जाता है। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं लोग प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी लालच में आकर के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं या फिर किसी भी तरह की हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है हिंसा का। अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तीसरा कारण है मोह। यहाँ पे देखिए, तीसरा कारण, सबसे पहला कारण हम लोगों ने देखा क्रोध और दूसरा कारण हमने देखा लोभ और तीसरा कारण है मोह, यानी कि किसी से बहुत ज़्यादा ममता होना, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव होना, ये भी एक कारण होता है हिंसा का। यहाँ पे देखिए, यह एक मधुर विष है। ममता के कारण भी व्यक्ति अंधा हो जाता है एवं जिसके प्रति उसकी ममता जागृत हो जाती है उसे सुख पहुँचाने के लिए वह पक्षपात करता है, दूसरों के साथ अन्याय करता है तथा अत्याचार भी करता है। तो दोस्तों, अक्सर देखा होगा कि आपने अगर बात करें तो स्टेप मदर जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान देंगी और जो भले ही वो उनका ही बच्चा लगता हो लेकिन उस दूसरे बच्चे को नहीं ध्यान देंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो तीसरा कारण होता है हिंसा का, ये होता है मोह, जहाँ पे अपने बच्चे का व्यक्ति ज़्यादा ध्यान दे करके दूसरे किसी के बारे में परवाह ना करेगा और दूसरे पे हिंसा भी करेगा। तो ये तीसरा कारण हो जाता है हिंसा का, मोह। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, जाति। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि जाति क्या होती है। भारतीय समाज प्राचीन काल से जातियों में विभाजित है। जाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर सदस्यता दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारा जो भारतीय समाज है वो विभिन्न जातियों में विभाजित है और जो जाति विभाजन होता है वो हमारे जन्म के आधार पर होता है। हम जिस जाति में जन्म ले लिए हमारी जाति वही हो गई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो सदस्यता है वो हमारे जन्म से जाति के आधार पर निर्धारित हो जाती है और दोस्तों, और उसी के आधार पर ही हमें अधिकार मिलते हैं, हमारे कर्तव्य निर्धारित हो जाते हैं समाज में। अब यहाँ पर हम देखेंगे जाति का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पे देखिए, जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट
का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे जो जाति होती है, इसका अंग्रेजी जो शब्द है वो क्या है, कास्ट। और ये जो कास्ट शब्द है ये पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से लिया गया, और जिसका अर्थ होता है मत विभेद और जाति। इसीलिए इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है ये यही होता है, मत विभेद और जाति। इसका हिंदी में अर्थ यही निकलता है। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मजूमदार एवं मदान के अनुसार है जाति एक बंद वर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही सही परिभाषा मजूमदार एवं मदान ने की है कि जो जाति होती है एक बंद वर्ग है, यानी कि पर्टिकुलर एक वर्ग जो कि किसी दूसरे वर्ग में अपना कोई भी किसी भी तरह का संबंध नहीं रखता, बल्कि वो अपने ही वर्ग में संबंध रखता है, वो क्या कहलाती है, वो जाति कहलाती है। वो अपने सारे, यहाँ पे हम कह सकते हैं संबंध का मतलब यहाँ पे विवाह से है, जहाँ पे वो अपने ही जाति अपने ही वर्ग में विवाह करता है, तो वो क्या होती है, वो जाति होती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति संबंध बनाते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सी कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आनुवांशिकता कहीं ना कहीं यहाँ पे पूर्वजों से है, कि कहीं ना कहीं जो पूर्वज रहे होंगे वो एक ही वर्ग से संबंधित रहे होंगे, और वही वर्ग धीरे धीरे करके उनका जो विस्तार होता गया वो एक जाति के रूप में होता गया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार जातिगत व्यवस्था भारत की एक चुनौती है। यह जातिवाद के रूप में पाई जाती है। जातिवाद के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सामाजिक दूरी पाई जाती है तथा लोगों को असमान तरीकों से समाज में स्थान मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज हमारे देश में जो जाति है बहुत ही बड़े पैमाने पर है, क्योंकि दोस्तों आज जो राजनीति होती है वो जाति के आधार पर होती है। आज जो भी आप देखेंगे कर्मकांड, ये सारी चीजें आपको जो सांस्कृतिक रीति रिवाज से लेकर के जो भी हमारे त्योहार हैं, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं जाति देखने को मिलेगी। जो भी जातिवाद है वो देखने को आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा जाति के विषय में। अब हम यहाँ पे देखेंगे जाति की विशेषताएं। अगर आप विशेषताएं समझ लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जाति की संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार है। पहला है सामाजिक संस्तरण, यानी कि सोशल हायरार्ची। दोस्तों समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, उसमें ऊंच नीच का एक उतार चढ़ाव यानी कि संस्तरण है, हायरार्ची देखने को मिलेगी। और ऊंच नीच की इस व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा, शूद्रों का सबसे नीचे, और क्षत्रिय और वैश्य जो होते हैं उनका स्थान जो होता है वो मध्य होता है। क्लियर। और दोस्तों अगर हम बात करें नगरों की अपेक्षा गांव में सामाजिक संस्तरण यानी कि सामाजिक ऊंच नीच जो जाति को लेकर के है वो व्यवस्था अधिक प्रभावी होती है, यानी कि गांव में जाति पात अधिक होता है अपेक्षाकृत शहरों के। और दोस्तों नगरों में कोई जाति पूछकर बैठने की एवं जलपान देने की बात नहीं सोचता है। और अगर हम बात करें गाँव की तो गांव में जाति के आधार पर बैठने की एवं जलपान करने की व्यवस्था की जाती है। और नगरों में सभी जातियां परस्पर घुल मिल कर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। और जबकि अगर हम बात करें गांव की तो गांव में ऊंची एवं निम्न जाति के लोग रहने के अलग अलग स्थान होते हैं। ये तो अगर आप गांव से या शहर से जहां से भी आप बिलोंग करते होंगे आपको भली भांति पता होगा कि किस तरह से हमारे देश में जाति व्यवस्था अभी भी, इतना शिक्षित होने के बाद भी अभी भी जाति व्यवस्था देखने को हमें मिलती है। अभी भी अगर हम गांव में रहते हैं तो हमारे यहाँ गांव में जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उनसे पूछ करके ही अगर कोई आ जाता है कि उनसे पता करवाया जाता है कि वो कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, उनको किस बर्तन में पानी देना है। अक्सर आपने देखा भी होगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें आपने पहला देख लिया सामाजिक संस्तरण यानी कि ऊंच नीच की जहाँ पे भावना रहती है समाज में। और यहाँ पे देखेंगे दूसरा है समाज का खंडात्मक विकास। समाज का खंडात्मक विकास का क्या मतलब है कि दोस्तों भारतीय समाज में सभी जातियां और विभिन्न खंडों में विभाजित होती हैं और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद एवं कार्य जो होते हैं वो निश्चित होते हैं।
खंडात्मक विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति की निष्ठा और श्रद्धा समुदाय के प्रति ना होकर के अपने जाति के प्रति होती है। यानी कि वहाँ पर जो भी लोगों के बीच सम्मान जो होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जाति को लेकर के होता है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और दोस्तों इसमें जातीय नियमों का पालन भी करवाती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाता है और कभी कभी जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कभी भी इंटर कास्ट मैरिज हो जाती तो उस पर बहुत ज़्यादा विरोध हो जाता है। इसी वजह से विरोध होता है, कहीं ना कहीं जो जातीयता इस कदर हमारे समाज पे हावी है कि जहाँ पर अगर कभी इस तरह की घटनाएं अक्सर आपको सुनने को मिलती होंगी, जहाँ पर अगर किसी ने भी अपने जाति से बाहर विवाह कर लिया तो लोग उसको बहिष्कृत करते हैं, साथ ही साथ कभी कभी उसकी जान भी चली जाती है। इस तरह से माहौल क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, नागरिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार। दोस्तों जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं और जबकि अगर हम बात करें निम्न अछूत जातियों को तो उन्हें वंचित रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें अछूतों को विद्यालय, मंदिर, तालाब, कुओं, सार्वजनिक स्थानों, बाग बगीचों के उपयोग की मनाही होती है और अतः जो इन लोगों को अनेक प्रकार की नियोग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ता है। तो ये जाति की वजह से होता है कि जहाँ पर जो छोटे जाति के लोग हैं उनको वंचित रखा जाता है। हमारे जो भी सार्वजनिक स्थल हैं जैसे कि मंदिर, तालाब, कुएं और इसके अलावा बाग बगीचे। अब हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 4 है जीवन व्यतीत करने के विशेष नियम। दोस्तों जाति के जीवन, यहाँ पे प्रत्येक जाति के जीवन व्यतीत करने के विषय में कुछ विशेष नियम होते हैं जिनके द्वारा वो अपने जीवन के कार्यकलापों का संपादन करते हैं। और बात करें आज भी गांव में देखा जाता है कि व्यक्ति निम्न जातियों के हाथ का भोजन बना नहीं खाते हैं, यानी कि हाथ का जो बना हुआ भोजन होता है वो नहीं खाते हैं निम्न जाति के लोग जो खाना बनाते हैं, और उनकी चारपाई पर भी नहीं बैठते हैं इत्यादि। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और उन्हें अगर आ भी जाते हैं तो उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उन्हें आज भी बैठने के लिए नीचे जमीन पे बैठना पड़ता है और विवाह संबंधी नियमों पर भी अंतर पाया जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर 5 है विवाह संबंधी प्रतिबंध। दोस्तों जाति या उपजात में विवाह, अगर हम बात करें जो प्रत्येक जाति होती है वो अपने ही उपजाति में विवाह करती है, यह जाति की एक प्रमुख विशेषता होती है और जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वालों को जाति से बहिष्कृत भी किया जाता है। यह आपने अपने समाज में अक्सर देखा भी होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जन्मजात सदस्यता। दोस्तों जाति की जो सदस्यता होती है वो जन्मजात होती है और एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है मृत्यु पर्यंत तक उसी में ही बना रहता है और शिक्षा, धर्म, व्यवसाय और गुणों में भी वृद्धि करने से भी जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती। यानी कि हमारी जो अपनी जाति है वो जन्मजात रहती है। यहाँ पर हम चाहे कितने भी, अगर जैसे कि पहले की अगर हम बात करें, पहले की जो वर्ण व्यवस्था होती थी वहाँ पे वर्ण व्यवस्था किस तरह से थी कि जिसका जो कार्य होता था कार्यों के आधार पर उसको वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित किया जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तो वहाँ पे जो ब्राह्मण होते थे वो शिक्षा का कार्य करते थे, क्षत्रिय जो रक्षा का कार्य करते थे, वैश्य जो होते थे वो खेती किसानी का कार्य करते थे और शूद्र सेवा का कार्य करते थे। लेकिन अगर यहाँ पे आज हम बात करें तो जन्मजात जो सदस्यता होती है वो अभी भी है। आज भी लोग जिस जाति में पैदा हो जाते हैं उसी जाति में वो जीवन भर रहते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य कितना भी उच्च कार्य करें, उनकी जो जाति है वो चेंज नहीं होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे नंबर 7 है व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। दोस्तों प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यानी कि एक जाति का जो व्यवसाय है वो अगली पीढ़ी में उसी तरह से उसकी अगली पीढ़ी जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं उसी तरह से उनकी अगली पीढ़ी भी करेगी। और प्रत्येक जाति ये चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय ही करें। अन्य जातियों के व्यक्ति भी दूसरी जातियों को अपना जातीय व्यवसाय परिवर्तित करने से
रोकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी जातियां, जिस जाति से पर्टिकुलर जो व्यवसाय जुड़ा हुआ है उसी व्यवसाय को करना होता है। दूसरे व्यवसाय को करने पर कहीं ना कहीं जो दूसरी जाति के लोग हैं वो विरोध करते हैं या उनको प्रतिबंध लगाते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 8 है जाति का राजनीतिक स्वरूप। दोस्तों अगर हम बात करें, जाति एक राजनीतिक इकाई है क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उनको लागू भी करती है। यानी कि जो भी जातियों के नियम है वो नियम पूरे जाति पर लागू होते हैं और जाति पंचायत उनके कार्य एवं संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के ही प्रतीक हैं। और अक्सर आपने आज भी देखा, जो राजनीतिक दल बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा भी दे रहे हैं, जहां पर वो अपनी जाति को अधिक सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं या फिर कह सकते हैं हम यहाँ पे अधिक उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वरूप भी है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देखा जाति का अर्थ, जाति की विशेषताएं और साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा हिंसा के कारण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।